हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 40 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन में हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, Li2 प्लस, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 है, बेरिलियम 3 प्लस। तो फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या रेडियस होता है? तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, इतना एंगस्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम तो एटॉमिक नंबर 1 होगा और फर्स्ट बोर ऑर्बिट तो n इक्वल टू 1। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा 0.529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉन ही होगा। अब इन सभी में चेक कीजिए किसमें 0.529 एंगस्ट्रॉन होता है, तो वही आंसर आपका हो जाएगा हीलियम 2 प्लस। तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 2 प्लस तो 0.529 इंटू एन का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर अपॉन जेड। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 2 से 2 स्क्वायर में एक 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो आंसर नहीं होगा। Li2 प्लस 0.529 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये भी 0.529 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा ही है। 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 n इक्वल टू थर्ड में, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस होगा 0.529 इंटू 3, ये भी नहीं होगा तो बच गया डी, यही होगा। ऐसे भी आप देख लीजिए 0.529 इंटू 2 स्क्वायर और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 से 4 कैंसिल आउट, तो इसका रेडियस आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन, जो कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट के इक्वल है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सेकंड 41th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, तो 3s में n का वैल्यू 3, s सब सेल है तो l इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1 2। 2p में n का वैल्यू 2 है और p सब सेल तो l इक्वल टू 1 होगा, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 n माइनस l माइनस 1, ये 0 आएगा। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 3s में 2 और 2p में 0 होगा, ऑप्शन ए 2,0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम सोडियम 2311, द रेशियो ऑफ द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियाई। तो आपके पास सोडियम 2311 है, इसमें पॉजिट्रॉन इमिट होता है E +1 0 और साथ में मान लीजिए कि X एलिमेंट फॉर्म होता है, इसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, तो 11 इक्वल टू Z प्लस 1 होगा, तो Z इक्वल टू 10, मतलब ये जो X एलिमेंट फॉर्म हुआ है इसका एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 10 मतलब नियॉन फॉर्म हो रहा है और इसका मास नंबर हो जाएगा 23, क्योंकि 23 इक्वल टू A प्लस 0, तो A इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का रेशियो क्या होगा? 23 अपॉन 10, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 23 अपॉन 10। नेक्स्ट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज, ए नॉट इज बोर रेडियस। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ए नोट आपका बोर रेडियस है तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा nh अपॉन 2πmr। अब रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा? तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट होता है ए नोट n स्क्वायर अपॉन जेड। ये ए नोट आपका है 0.529 एंगस्ट्रॉन, वही कांस्टेंट है। बोर रेडियस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या रेडियस है, यही आपका बोर रेडियस कहलाता है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर, फर्स्ट है तो 1 स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन एटम तो 1,
तो 0.529 एंगस्ट्रॉन। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड। और अभी हम निकाले फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है 0.529 एंगस्ट्रॉन है। और ये ए नोट दिया हुआ है तो ए नोट इक्वल टू दिस, तो इसको आप ए नोट लिख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट होगा ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन का वैल्यू 2 है तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा ए नोट इंटू 2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम ही है तो जेड का वैल्यू 1 होगा, तो ये जो है ए नोट इंटू 4 ए नोट हो जाएगा रेडियस। वेलोसिटी पता है, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह ये रख दीजिए तो ये आएगा 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस इक्वल टू 4 ए नोट है तो 4 ए नोट का स्क्वायर। तो यहां से एक एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और एन सेकेंड ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू भी 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर एम। एक एम कैंसिल आउट हो गया तो एम ही बचेगा इंटू 16 ए नोट स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल आउट तो एच अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नोट स्क्वायर। एच नहीं एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नोट स्क्वायर। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद 44 P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this shell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of the dependence of P on r is। तो आपको P वर्सेस R का ग्राफ बताना है, जहां पे P आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, P इक्वल टू साई स्क्वायर डी वी। और यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के कोरस्पोंडिंग एक स्फेरिकल सेल एज्यूम किए हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r पे, dr थिकनेस का एक सेल है dr। तो इस सेल का वॉल्यूम होगा dv होगा 4 पाई r स्क्वायर dr। ऐसे भी ये दिया हुआ है, ऐसे जब आप जेई देने जा रहे हैं तब तक तो इतना एजम्पशन हो जाता है फिजिक्स में इस तरह का dr थिकनेस लेके कि आपको ये वाला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता है dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr। यहाँ पे उसका जरूरत ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी होगा साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। और अब अगर आप 1s का शेप देखें 1s ऑर्बिटल का, तो इस तरह से स्फेरिकल सेल होता है। तो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कुछ दूरी r तक तो रहेगा, उसके बाद साई स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि जितना रेडियस तक 1s ऑर्बिटल रहेगा वहीं तक ना साई स्क्वायर का वैल्यू आएगा, और उसके बाद 0 हो जाएगा। तो साई स्क्वायर इंटू डीवी ये जो है कुछ दूर तक तो बढ़ते रहेगा, पी तो यही है ना इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डीवी। तो रेडियस r तक तो साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू इंक्रीज ही होगा क्योंकि इंटीग्रेट होते जा रहा है, लेकिन उसके बाद डीवी का वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, क्योंकि बड़ा रेडियस का जब सेल रहेगा, बड़ा थिकनेस वाला सेल, तो डीवी का वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन साई स्क्वायर का वैल्यू ही 0 है। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा कुछ दूर तक, फिर घट के 0 हो जाएगा, उसके बाद फर्दर 0 ही रहेगा। तो P जो है R के साथ इस तरह से वेरी करेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर 0 जो होगा तो फिर 0 ही रहेगा। ये वाला देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी में अगर 1s के जगह 2s ऑर्बिटल रहता तो 2s के केस में आपको पता है कि एक रेडियल नोड आता है, कुछ दूर तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, साई स्क्वायर का वैल्यू कुछ रहेगा, 0 नहीं होगा, फिर कुछ दूर 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर फर्दर थोड़ा दूर इंक्रीज होगा, ये बीच में एक रेडियल नोड है, फिर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस केस में साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू पहले बढ़ेगा, ये उल्टा दिया हुआ, हमको लगा ये वाला वही ग्राफ है।
तो 2s के लिए पहले साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू बढ़ेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर 0 होगा। क्यों? क्योंकि कुछ रेडियस r तक तो साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि साई स्क्वायर 0 नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर 0 हो जा रहा है। एक रेडियल नोड रहता है ना 2s में, तो एक पॉइंट पे साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि साई स्क्वायर 0 इंटू डीवी का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, तो यहाँ 0 होगा, फिर फर्दर बढ़ेगा। तो इस केस में जो 0 के बाद वाला पीक आएगा वो बड़ा आएगा, क्योंकि ज्यादा रेडियस वाला सेल रहेगा, रेडियस ज्यादा रहेगा तो डीवी का वैल्यू भी ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से साई स्क्वायर का सॉरी पी का ग्राफ आता है डिस्टेंस आर पे, मतलब साई स्क्वायर डीवी का ग्राफ, साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर का ग्राफ यही होगा। अब 2s के जगह अगर 3s रहे, तो 3s के केस में 2 रेडियल नोड रहता है, मतलब यहाँ के बाद भी एक बार रेडियल नोड आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ 0 होगा, फिर एक पीक आएगा, तो इस बार इससे भी बड़ा पीक आएगा, फिर जाके डिस्टेंस पे 0 होगा कुछ दूर और जाके, मतलब जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे ये 0 आएगा, फिर ये खत्म, मतलब उसके बाद फिर 0 ही रहेगा, क्योंकि साई स्क्वायर का वैल्यू ही 0 हो गया, तो कितना भी वॉल्यूम रह जाए डीवी से कोई मतलब ही नहीं है, 0 इंटू डीवी का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। इसलिए तो अगर 1s है तो एक ही बार पीक बढ़ेगा, फिर 0 होगा, 2s में 2 पीक आएगा, 3s में और एक और पीक आएगा, क्योंकि 3 रेडियल नोड होता है। इसके बाद जो है सेक्शन डी, 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू ए थिन मेटल फाइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फाइल बिकॉज। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करवाते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाता है, स्ट्रेट चला जाता है। इसका क्या रीजन है? ऑप्शन देखिए, अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो सही बात है, अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से बहुत हेवी रहता है, इस कारण से अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो रहता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बाकी पूरा स्पेस जो रहता है एटम का इम्पटी रहता है, सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन इतना कम हैवी होता है कि इसका मास तो नेग्लिजिबल ही मानते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और अल्फा पार्टिकल्स का मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन रहता है, तो इसके कंपैरिजन में तो और नेग्लिजिबल होगा। जब ये पास करता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण डिफ्लेक्शन तो कुछ होगा नहीं। इसको आप इस तरह से समझिए कि रोड पे एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है, ठीक है, बीच में बिल्ली आ गई, तो बिल्ली के कारण ट्रक जब टकराएगा तो इसका स्पीड थोड़ी ना कम होगा, ये ट्रक जो है रोड से नीचे थोड़ी ना उतर जाएगा, ना पलटी खाएगा ना कुछ होगा, बिल्ली को चढ़ा के आगे बढ़ते ही चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का कि कोई फर्क नहीं पड़ता अल्फा पार्टिकल्स पे, टकराने के बाद भी स्ट्रेट ही चला जाता है। लेकिन वही जब न्यूक्लियस से पास करता है जो अल्फा पार्टिकल्स, मतलब प्रोटॉन से टकराता है, भले इसका मास जो है 1/4 है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के, प्रोटॉन का मास 1/4 होता है, कहने का मतलब ट्रक और एक कार का मास 1/4 होगा। तो ट्रक और कार में जब टक्कर होगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आसानी से जिस तरह से बिल्ली को चढ़ा के ट्रक पार हो गया था, उसी तरह से कार को भी चढ़ा के पार हो जाएगा। इस केस में डिफ्लेक्शन वगैरह हो जाता है, ट्रक हो सकता है रोड से नीचे उतर जाए, ट्रक पलटी खा जाए, वही चीज। तो प्लस चार्ज और हीलियम 2 प्लस, इसमें भी प्लस चार्ज रहता है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल एकदम न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन तक भी 180 डिग्री तक भी डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब जिधर से आया उधर ही चला गया, अपना पाथ ही रिट्रेस कर लिया। इसी से कंक्लूड हुआ कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इम्पटी रहता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो ये सही पॉइंट है, मच हेवियर रहता है, इस कारण से डिफ्लेक्शन नहीं होता। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज तो है, लेकिन उससे डिफ्लेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जब ये न्यूक्लियस से क्रॉस करता है तब भी तो पॉजिटिवली चार्ज ही है, ये इतना ज्यादा हैवी रहता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, इस कारण से ये आसानी से अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के केस में नहीं जा पाता है। यहाँ पे भी तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत है, पॉजिटिवली चार्ज के कारण डिफ्लेक्शन का कुछ लेना देना नहीं। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज इम्पटी स्पेस, हाँ बहुत सारा स्पेस जो है एटम का इम्पटी रहता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह रहता तो पॉजिटिव चार्ज से टकराता और डिफ्लेक्शन हो जाता,
लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो न्यूक्लियस के आसपास से क्रॉस करता है उसी में डिफ्लेक्शन होता है, बाकी सारा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास कर जाता है एटम को। तो एम्प्टी स्पेस होने के कारण भी स्ट्रेट चला जाता है अल्फा पार्टिकल मूव विथ हाई वेलोसिटी। तो जितना भी अल्फा पार्टिकल है सभी हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, न्यूक्लियस के पास से जो जाता है वो भी हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। तो अगर हाई वेलोसिटी के कारण स्ट्रेट चला जाता तो उस केस में न्यूक्लियस वाला भी चला जाता स्ट्रेट, लेकिन ऐसा नहीं होता, हाई वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं रहता, एम्प्टी स्पेस रहने के कारण भले चला जाता है अनडिफ्लेक्टेड, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही लाइट होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में बहुत हेवी रहता है इस कारण से। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, फर्स्ट का आंसर ए एंड सी। इसके बाद सेकंड, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन का आइसोटोप आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहता है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन रहता है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसलिए इसका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया 2। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहता है, तो 1 + 2 टोटल 3 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। तो ऑप्शन 2 सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 2 भी होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप में, और 3 भी होता है, बी और डी। 4 और ए नहीं होता है, तो ये दोनों नहीं होगा। इसके बाद थर्ड, न्यूक्लियर रिएक्शन एक्कम्पेनिड विथ इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन आर। तो इसमें आपको बताना है कि इस केस में न्यूट्रॉन इमिट होगा। पहला, एल्युमिनियम 17 हाइड्रोजन 4, ये गड़बड़ है। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, ये मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन में 27 ही लिखा हुआ होगा जो IIT का क्वेश्चन होगा, और यहाँ 4 है, तो ये हीलियम एटम होगा ना कि हाइड्रोजन एटम। अब देख लीजिए बैलेंस है 13 + 2, ये तो 15 हो गया। 27 + 4 31, यहाँ 30 है, मतलब न्यूट्रॉन 1 0 है, तभी तो चार्ज 0 और मास 1, तो एक न्यूट्रॉन इसमें इमिट होगा ऑप्शन ए में। 6 + 1 7, 12 + 1 13, तो इसमें न्यूट्रॉन इमिट नहीं होगा। 15 14 + 1 15, 30 से 30, तो इसमें पॉजिट्रॉन इमिट हो गया, न्यूट्रॉन इमिट नहीं होगा। नेक्स्ट 241 + 4 245, और यहाँ 244 आ रहा है, तो हो सकता है प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन है। देखते हैं 96 + 2 98, 97 + 1 98, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, मतलब न्यूट्रॉन में 0 होता है ना, तो न्यूट्रॉन ही होगा, तभी चार्ज 0 होगा। अगर आप प्रोटॉन लिख दीजिएगा तो 97 + 1 + 1 99 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस न्यूट्रॉन। तो ए में न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है, डी में भी न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।